से हम कंप्लीट करेंगे उसका नाम है विद्युत कार्य के सामान्य औजार। और जो पहला टॉपिक था सेफ्टी एंड हेल्थ, उसके 3 वीडियो थे। तीनों वीडियो कंप्लीट हो गए हैं और तीनों वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। और इसी प्रकार से इस जो टॉपिक के भी जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आने की संभावना है वह क्वेश्चन इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक डाले गए हुए हैं। तो इसे पूरा वीडियो देखें। तो देखिए पहला टॉपिक जो था, इसमें जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है, पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए इनमें 4-5 टॉपिक अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक है पेचकस। अब स्क्रू जो ड्राइवर होता है वो हम बेसिकली कहाँ देखते हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रीशियन कहीं पे भी काम करता रहता है या हम किसी स्क्रू को या पेच को खोलने के लिए क्या करते हैं, एक उपकरण काम में लेते हैं जो पेच को खोलने व कसने में सहायक रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेचकस बोलते हैं। पेचकस में क्या रहता है, एक ब्लेड रहता है, एक हैंडल रहता है, एक उसका आगे का हिस्सा रहता है जिसमें क्या रहता है, उसकी साइज विशेष कार्य के लिए उसके साइज अलग अलग प्रकार से बना दी जाती है। प्लस टाइप का ऐसे फ्लैट ऐसे इस प्रकार से बना दिया जाता है। तो अब देखिए जो पेचकस है इसमें क्या है, एक हैंडल है और इसका ब्लेड है, ये इसका आगे का भाग जो है वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। और यहाँ देखिए टिप से या इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये ब्लेड की लंबाई है और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की है ये लंबाई इसकी हैंडल की लंबाई है। जो हैंडल रहता है वह इंसुलेटेड करके बनाया जाता है, यानी प्लास्टिक का, सेलुलोज का, इस प्रकार से ये बना हुआ रहता है। जिससे क्या रहता है कि जैसे विद्युत कार्य करते समय ये अपने को विद्युत झटके से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखें। अब इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अब देखो क्या है कि बिजली के कार्य के लिए प्रयुक्त पेचकसों के सामान्य प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। किसके रहते हैं, ये देखो बिजली के समकार्यों के लिए किसके रहेंगे, प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। और दंड विद्युत रोधन स्लीव से ढका रहता है। इसका मतलब ये है कि बिजली में जो हम उपयुक्त पेचकस लेंगे, काम में जो पेचकस लेंगे उसका जो हैंडल रहेगा वह किसका रहेगा, प्लास्टिक का हैंडल रहेगा। और उस पे ऊपर क्या रहता है, एक विद्युत रोधन यानी स्लीवों से ढका रहता है। पेचकस का साइज जो हम निर्धारण करते हैं वह उसकी ब्लेड की लंबाई, पेचकस के साइज का जो ब्लेड होता है उसकी लंबाई हमेशा किस में लेते हैं, mm में लेते हैं। और नामिये पेचकस नोक साइज क्या है, और नामिये पेचकस नोक साइज यानी ब्लेड की जो टिप है, जो ये आगे का भाग है, इसके जो मोटाई होती है उसके आधार पर भी हम विशेष कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। और दंड के व्यास द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो ये ब्लेड है इसकी मोटाई कितनी है, इसके आधार पर क्या किया जाता है, पेचकस का निर्धारण किया जाता है कि कौन से टिप का लेना है, कितना मोटा ब्लेड होना चाहिए और कितना लंबा पेचकस होना चाहिए। वह कार्य विशेष के आधार पर हम चयन कर लेते हैं। अब जो इनका पेचकस जो होता है ये निम्न क्या रहते हैं, निम्न साइज के रहते हैं। तो देखिए पहला इसका साइज किस प्रकार से निर्धारित होता है, वो ये इसमें देखिए इस प्रकार से रहता है, 75 mm इंटू 0.4 mm इंटू 2.5 mm। दूसरा साइज जो है वो कितना है, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 0.6 mm इंटू 4 mm। और तीसरा साइज जो है वो कितने mm में है, 200 mm में। 75 mm, 150 mm और 200 mm में इस प्रकार से निर्धारित मान रहते हैं। 75 mm जो है ये ब्लेड की लंबाई है और ये जो इसका टिप है इसका क्या है, ये मोटाई है 0.4 mm और 2.5 mm ये क्या है, ब्लेड का व्यास है। तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार से पेचकस जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ से नीचे देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेचकसों के हैंडल कास्ट या सेलुलोज एसीटेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन सेम उठ के आता है कि पेचकसों के हैंडल कास्ट या सेलुलोज यानी एसीटेट के बने होंगे। अब दूसरी बात देखिए, इसमें पेचकसों को कसने या ढीला करने के लिए पेचकस का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य रहेगा पेचों को कसने व ढीला करने के
लिए पेचकस का उपयोग किया जाता है। तीसरी जो बात है इसमें वो क्या है, पेचकस टिप पेच के खांचों में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। ये सावधानी रखना चाहिए कि पेच को जब इस प्रकार से ये पेच है तो इसी में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, पेच अपना अच्छी तरह से फिट होना चाहिए और इसे आसानी से खुलेगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि पेचकस का जो विशेष कार्य है उसके आधार पर ही क्या करना चाहिए, पेचकस का चयन करके उसका उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। पेचकस का साइज का निर्धारण इनके आधार पर किया जाता है: टिप, शंक की मोटाई, हैंडल की लंबाई और ब्लेड की लंबाई। तो अब देखो जो पेचकस का साइज जो है, पेचकस का साइज का जो निर्धारण हम किसके आधार पर करेंगे, ब्लेड की लंबाई के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे कि पेचकस कितना लंबा है वह उसकी साइज को निर्धारित करेगा कि ब्लेड की लंबाई कितनी है, यह उसके साइज का निर्धारण किया जाता है। अब देखो, अब चलता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पेचकस का वह भाग जो हार्ड व टेपर किया हुआ होता है, तो उसका नाम बताइए। तो पेचकस का जो भाग है जो हार्ड व टेपर किया हुआ होता है, तो ये देखिए पेचकस का जो ये आगे का भाग है, आगे का जो ये भाग है ये टेपर किया हुआ रहता है। क्या किया रहता है, टेपर किया हुआ रहता है। तो कौन सा भाग किया रहता है, तो ऑप्शन देखिए, टिप, शंक की मोटाई, हैंडल की लंबाई, ब्लेड की लंबाई। तो पेचकस का साइज का निर्धारण तो ये देख लिया है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये है, पेचकस का वह भाग जो हार्ड व टेपर किया हुआ रहता है, शंक, हैंडल, बिट व इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा भाग होगा, वो होगा बिट। इसका जो आगे का जो भाग रहता है जो टेपर किया हुआ रहता है वह क्या रहता है, बिट कहलाता है। तो वही भाग हार्ड व टेम्पर किया हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रीशियन के कार्य में उपयोग होने वाले पेचकस का हैंडल बना होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ गया है कि इलेक्ट्रीशियन के कार्य में उपयोग होने वाला पेचकस का हैंडल से बना होगा। ऑप्शन देखिए, लकड़ी, एल्युमिनियम, सेलुलोज और रबड़। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसका बना रहेगा, सेलुलोज का। किसका बना रहेगा, अभी देखा हमने सेलुलोज का बना रहता है। और एक किसका बना रहता है, कास्ट। हम देखते हैं लकड़ी के भी बने हुए रहते हैं। तो ऑप्शन में यदि टेक्निकल हेल्पर में 5 ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन में ये क्वेश्चन बना सकता है। ए और सी क्या दे देगा, ए और सी भी दे देगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए और सी दोनों करेंगे। जब 4 ऑप्शन में लकड़ी और सेलुलोज दे दिया जाए तो क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा कार्य में जो लेते हैं वो सेलुलोज के बने हैंडल के पेचकस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य विशेष के लिए पेचकस का चयन के अनुसार किया जाता है। यदि हमने कार्य विशेष के लिए, कार्य विशेष का मतलब ये है कि कोई पेचकस, इसमें जो पेच है वह क्या है, प्लस टाइप है, तो हमें पेचकस भी प्लस टाइप के बिट वाला ही लेना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो पेचकस के साइज, पेचकस का भार, पेचकस की लंबाई व हैंडल से। तो कार्य विशेष के लिए जो पेचकस का चयन करेंगे वो किससे करेंगे, उसकी पेचकस के साइज से। पेचकस के साइज, कौन से पेचकस का साइज हम उपयोग ले रहे हैं उससे क्या करेंगे, उससे विशेष कार्य के लिए चयन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कॉम्बिनेशन प्लायर से। किससे है, कॉम्बिनेशन प्लायर से। अब ये देखिए इसका जो अन्य अन्य नाम रहता है, इंग्लिश में क्या है, कॉम्बिनेशन, क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर्स विथ पाइप ग्रिप, साइड कटर एंड इंसुलेटेड हैंडल। इसका जो क्या रहता है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर रहता है, इसे बोलते हैं बहुक्रिया प्लायर्स। किस में बोला जाता है, ये निम्मी भाषा में बोला जाता है बहुक्रिया प्लायर्स, ध्यान रखें। और इसका जो प्लायर्स का जो हैंडल रहता है वो क्या रहता है, विद्युत रोधित रहता है। और इसमें क्या रहता है, 3 कटर उपयोग में लिए जाते हैं। एक रहता है जॉइंट कटर, ये इसके प्लायर के ऊपर वाले भाग में कटा हुआ रहता है।
दोनों साइड क्या रहते हैं, कटर लगे हुए रहते हैं, ये जॉइंट कटर कहलाते हैं। इससे ये भी काम क्या करते हैं, ये काम काटने का काम करते हैं। और जब इस जॉइंट कटर के आगे थोड़ा एक हिस्सा होता है उसे बोलते हैं साइड कटर। एक ये बीच में रहता है साइड कटर। अब इसके आगे एक रहता है पाइप ग्रिप। क्या रहता है, पाइप ग्रिप लगा रहता है। तो पाइप जो ग्रिप रहता है ये क्या करता है, जैसे भी कोई राउंड शेप यानी बेलनाकार शेप में कोई रोड हो उसे जकड़कर पकड़ने के लिए ये उपयोग किया जाता है। इसका एक आगे का हिस्सा रहता है, उसमें क्या रहती है, ग्रिप सरफेस रहती है। जैसे कोई वायरिंग कर रहे हैं तो पाइप से वायर को पकड़कर खींचने में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वायर फिसलता नहीं है, वह अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। और जो ये एक और ध्यान रखें इसमें कि जो प्लायर का जो जबड़ा रहता है, दोनों जबड़े जो रहते हैं ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं रिवेट से। किससे जुड़े रहते हैं, रिवेट से, ये ध्यान रखें। और इसका हैंडल जो रहता है वह इंसुलेटेड रहता है। और इंसुलेटेड हैंडल के ही प्लायर्स का हम उपयोग करेंगे विद्युत कार्य के लिए, ये ध्यान रखें, नहीं तो हमें विद्युत का झटका लग सकता है। अब चलते हैं इसके बाद कर लेते हैं। ये कुटित स्टील से बना होता है, ये ध्यान रखें, ये कठोर स्टील से बना होता है। कुटित यानी कठोर स्टील से बना होता है। अब इसका कार्य जो होता है कर्तन, मोड़ने, खींचने, पकड़ने और वायरिंग समुच्च यानी मरम्मत कार्य में छोटी जॉबों को पकड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, मैंने पहले बताया कि कर्तन, मोड़ने, खींचने, पकड़ने और वायरिंग समुच्च में मरम्मत कार्य में छोटी जॉबों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये एक गैर विद्युत रोधी टाइप का भी होता है, यानी वह बिना इंसुलेटेड किया हुआ भी रहता है। तो ऊर्जित लाइनों पर ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, ऊर्जित लाइनों पर काम करने के लिए विद्युत रोधी प्लायर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका करेंगे हम, इंसुलेटेड प्लायर्स का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर के क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये देखिए। एक इलेक्ट्रीशियन के कार्य में सबसे अधिक उपयोगी होता है। अब जो इलेक्ट्रीशियन होता है, जो विद्युतकार होता है, उसके कार्य में सबसे अधिक उपयोगी जो प्लायर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा साइड कटिंग, कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन देखिए, साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, गैस प्लायर, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। तो एक इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो प्लायर्स होते हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे साइड कटिंग प्लायर, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। और अब देखो कौन से होंगे, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन जो प्लायर होते हैं उनका जो अन्य दूसरा नाम होता है क्या रहता है, एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो होता है अभियांत्रिका प्लायर्स, जिसे बोलते हैं इंजीनियर प्लायर। क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स प्लायर भी इसे कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इंजीनियर्स प्लायर्स, कॉम्बिनेशन प्लायर्स होते हैं, इसे बोलते हैं अभियांत्रिका प्लायर्स। और इंजीनियर्स प्लायर्स किसे बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन प्लायर को बोला जाता है। इसे एक हिंदी में अन्य नाम रहता है संयुक्त प्लायर। ये क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए जो प्लायर प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से होंगे, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉम्बिनेशन प्लायर के साइज का निर्धारण किया जाता है। अब देखो जो कॉम्बिनेशन जो प्लायर होते हैं उनके साइज का निर्धारण कैसे करेंगे, जबड़े के सिरे से हैंडल के अंत सिरे तक बी है तक, और जबड़े की चौड़ाई से सी है, जोड़ लगे रिवेट की साइज से, या डी है हैंडल के साइज से। तो हमेशा ध्यान रखें कॉम्बिनेशन प्लायर के साइज, जो सभी प्लायर्स होते हैं उनके जो साइज होते हैं और कॉम्बिनेशन प्लायर के साइज जो होते हैं उनका निर्धारण जबड़े के सिरे से लेकर हैंडल के अंत सिरे तक क्या करते हैं, नाप कर उसका निर्धारण करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉम्बिनेशन प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन देखिए, तारों को मोड़ने के लिए, छोटे नट बोल्ट खोलने व कसने के लिए,
तांबे व एल्यूमिनियम की तारों को काटने के लिए, डी है सभी के लिए। तो हम अभी पिछले देखा है कि कॉम्बिनेशन प्लायर का जो उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, सभी के लिए किया जाता है। तारों को मोड़ने के लिए भी किया जाता है, छोटे नट बोल्ट खोलने के लिए भी किया जाता है, तांबे व एल्यूमिनियम की तारों को काटने के लिए भी किया जाता है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हैंडल टूल का उपयोग पाइप व रोड जैसी गोल चीज़ों को पकड़ने व तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जा सकता है। अभी हमने टॉपिक में पढ़ा कि कौन सा हैंड टूल यानी जिसे हाथ से उपयोग में हाथ से कार्य किया जाता है तो हैंड टूल होगा, और पाइप और रोड जैसी गोल चीज़ों को पकड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा प्लायर करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर में हमने ये पढ़ा। और मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्य किए जाते हैं। DMRC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा, तो वो कौन से उपकरण से करेंगे, फाइल से करेंगे या स्क्रू ड्राइवर से करेंगे या प्लायर के से करेंगे या रैंक से करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, पकड़ने, मोड़ने और गोल चीज़ों को पकड़ने और छोटी चीज़ों को काटने के लिए जो हम प्रयोग लेंगे वो कौन सी चीज़ें ली जाती है, प्लायर प्रयोग में लिए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तार और केबलों को काटने के लिए, अब देखिए केबलों को काटने के लिए और क्या है, टर्मिनल के निकट छोटे तार और केबल को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये बताना है कि कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे टर्मिनल के निकट छोटे तार और केबल को काटने के लिए। ये MPPKVCL 2017 के एग्जाम में आया। ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रीशियन चाकू, डायनोगल कटिंग प्लायर, सी है संयुक्त प्लायर और डी है राउंड नोज प्लायर। तो हम जो केबलों को काटने के लिए जो आमतौर पर जो इलेक्ट्रीशियन उपयोग में लेता है विद्युतकार, वो कौन सा उपकरण लेता है, वो लेता है संयुक्त प्लायर। ध्यान रखें कौन सा लेगा, संयुक्त प्लायर, इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लायर के जो दोनों जबड़े होते हैं वह जुड़े रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नट बोल्ट से, शोल्डर से, रिवेट से या बेल्डिंग से, किससे जुड़े होंगे, ध्यान रखिए रिवेट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉन्ग नोज प्लायर। जो लॉन्ग नोज प्लायर जो है, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका जो नोज रहता है वह क्या रहता है, बड़ा रहता है, और इसका जो आगे का जो नोज रहता है वह किस में रहता है, एक राउंड शेप में रहता है। ये ध्यान रखें, लंबी नाक प्लायर, इसे क्या बोला जाता है, लंबी नाक प्लायर। और स्नीप नोज प्लायर्स और साइड कटर, कौन सा, ये एक तरह से इसमें क्या है कि साइड कटर भी रहता है और ये लंबी नोज के साथ रहता है, क्या रहता है, लॉन्ग नोज प्लायर। अब इसकी जो साइज रहती है वह कहाँ कितनी रहती है, 100 mm से लेकर 150 mm तक। और जो कॉम्बिनेशन प्लायर था उसकी जो साइज़ थी वो थी 150 mm से लेकर 200 mm, यानी 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर। जबकि साइड कटर प्लायर की जो साइज़ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में। अब देखिए, अब इसके बारे में देख लीजिए। इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ अंगुलियाँ नहीं पहुँचती वहाँ छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए लंबी नाक प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ अंगुलियाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ छोटे वस्तु को पकड़ने के लिए लंबी नाक प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। अब चलो इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा बिजली का टूल बहुत कम जगह, क्वेश्चन आ गया है यहाँ टॉपिक से, टेक्निकल हेल्पर 2018 में और अन्य 3 एग्जामों में भी यहाँ से लॉन्ग नोज प्लायर से क्वेश्चन आ चुका है। तो इनमें से कौन सा बिजली का टूल बहुत कम जगह से स्क्रू लगाने के लिए उपयोगी है। तो ये बताना है कि बहुत छोटी जगह है वहाँ स्क्रू लगाना है, तो कौन से प्लायर का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए, कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, पोकर, मेलेट या SWG। तो कौन सा लेंगे, लॉन्ग नोज प्लायर, लंबी नाक का प्लायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है? अब ऑप्शन देखिए, छोटे नट गहराई में खोलने के लिए, तारों को काटने के लिए, स्टील तार पकड़ने के लिए, गर्म तार पकड़ने के लिए। तो हम जो लेंगे छोटे नट गहराई में खोलने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लायर को जाम हो जाने पर इसे खोलने के लिए इसके जोड़ों में डालना चाहिए। प्लायर को जाम होने पर इसे खोलने के लिए इसके जोड़ों में क्या डालना चाहिए? ग्रीस लगाना चाहिए, मोबाइल ऑयल डालना चाहिए, या सी पानी डालना चाहिए, या रिविट पर तोड़ी से चोट मारनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हमारा प्लायर जाम हो जाने पर यदि उसे खोलने के लिए जो उसका जोड़ है, जो उसके जो रिविट है, वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए क्या करना चाहिए? मोबाइल ऑयल, क्या रहता है? मोबाइल ऑयल डालना चाहिए। ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, इससे क्या हो सकती है? ग्रीस से फिसलन हो सकती है। क्या हो सकती है? यदि वो अपने हाथों व हैंडल पर लग जाए तो क्या हो जाएगा? फिसलन होगी। और क्या हो, देखो, पानी डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। और रिवेट पर थोड़ी सी चोट नहीं, बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, रिवेट पर थोड़ी से चोट मारनी चाहिए, नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि रिवेट्स पर चोट मारने से अपना जो प्लायर है वह काम करना बंद कर देगा, रिवेट भी बाहर निकल सकती है, प्लायर खराब हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ अंगुलियाँ नहीं पहुँचती हो वहाँ छोटे वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल होता है? तो जहाँ अंगुलियाँ नहीं पहुँचती वहाँ छोटे वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन देखिए, फ्लैट नोच प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, सी है साइड कटर प्लायर, डी है राउंड नोच प्लायर। तो कौन सा प्लायर होगा? लॉन्ग नोच प्लायर। कौन सा प्लायर प्रयोग करेंगे? जहां अंगुलियां नहीं पहुंचती और वहां छोटे वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ग नोच प्लायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइड कटिंग प्लायर, यानी इसे बोलते हैं विकिरण कर्तन प्लायर्स। साइड कटिंग प्लायर का दूसरा नाम क्या होता है? विकिरण कर्तन प्लायर्स। इसका तीसरा नाम होता है, ये ध्यान रखिए, डायनोगल कटिंग प्लायर। क्या बोलते हैं? डायनोगल कटिंग प्लायर्स बोलते हैं, जिसे निप्पर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निप्पर। इसके 3 नाम होते हैं, 4 नाम होते हैं। एक होता है साइड कटिंग प्लायर, विकिरण कर्तन प्लायर, डायनोगल कटिंग प्लायर, और एक होता है निप्पर। क्या बोलते हैं? निप्पर। इसी के नाम हैं, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साइड कटिंग प्लायर, विकिरण कर्तन प्लायर्स, डायनोगल कटिंग प्लायर्स और निप्पर। अब देखिए, जो साइड कटिंग प्लायर होते हैं, छोटे व्यास की ताम्र व एल्यूमिनियम, क्या छोटे व्यास की ताम्र और एल्यूमिनियम तार को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? क्या है? एल्यूमिनियम और जो तांबे की छोटे व्यास यानी 4 mm से जो कम मोटे तार होंगे, 4 mm से कम मोटे तार होंगे, उससे काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? साइड कटिंग प्लायर, जिसे बोलते हैं डायनोगल कटिंग प्लायर्स, निपर बोला जाता है। एक विकिरण कटिंग प्लायर भी बोला जाता है। अब चलते हैं, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। इसकी जो साइज होती है वो क्या रहती है? 100 mm से लेकर 150 mm तक। अब चलो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत तारों के इंसुलेशन को काटने के लिए निम्न में से किस प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है? ये एमपी के एग्जाम में आया हुआ है कि विद्युत तारों के इंसुलेशन को काटने के लिए, इंसुलेशन को हटाने के लिए किस प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, प्लेट नोच प्लायर या राउंड नोच प्लायर। ये दोनों नहीं होंगे, और कॉम्बिनेशन प्लायर भी हम ले सकते हैं, लेकिन विद्युत तारों के इंसुलेशन को हटाने के लिए हम किस प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल करेंगे? जो क्या रहेगा? साइड कटिंग प्लायर। कौन सा रहेगा? साइड कटिंग प्लायर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केबिलों के आवरण शीत व विद्युत रोधी परत यानी इंसुलेशन यानी शीत जो रहती है, शीत आवरण और इंसुलेशन को हटाने के लिए किस प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल करेंगे? कॉम्बिनेशन प्लायर, फ्लैट नोच प्लायर, डायनोगल कटिंग प्लायर, राउंड नोच प्लायर। अब देखो यहाँ पर
साइड कटिंग प्लायर नहीं देकर उसने क्या दिया है, उसने दिया है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसे निपर भी बोला जाता है और इसे विकिरण प्लायर भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, इंसुलेशन को छीलने के लिए और आवरण की विरुद्ध शीत को हटाने के लिए डायगोनल कटिंग प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर का सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं? तो कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं? ये लोको पायलट एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन देखिए, लॉकिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, लॉन्ग नोज प्लायर, एक है विकिनर डायगोनल कटर प्लायर। कौन सा होगा? कठोर तारों को, सॉरी एक सेकंड रुकिए, कठोर तारों को काटने के लिए जो प्लायर हम सर्वाधिक प्रयोग करेंगे वो कौन सा करेंगे? वो करेंगे विकर्णी डायगोनल कटिंग प्लायर। कौन सा होगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य जो साइड कटिंग प्लायर्स की जो साइज होती है वो कितनी रहती है? कितनी होती है? 150 mm या 15 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर, और mm में पूछे तो 100 mm से लेकर 150 mm तक। ये ध्यान रखें। तो सामान्य जो साइड कटिंग प्लायर जो होते हैं उनकी साइज रहती है 15 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को सोल्डर करने के बाद बचे लंबे सिरे को प्लायर से काटकर हटा दिया जाता है। तो यदि कोई ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एक प्लेट है, इसमें क्या रहते हैं? कोई कंपोनेंट्स लगाना है, जैसे कैपेसिटर लगाना है, तो उसके दो सिरे रहते हैं। इसके जो दो टर्मिनल बाहर निकले हुए होते हैं सोल्डर करने के बाद, जैसे यहाँ से सोल्डर कर दिया गया और ये इतना सा सिरा ये बच गया इस प्लेट में, तो इस सिरे को जैसे यहाँ पर सोल्डर कर दिया, अब ये जो ऊपर का जो सिरा बच रहा है इसे काटने के लिए कौन से प्लायर का प्रयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, नोच प्लायर या गेस प्लायर। तो हमेशा ध्यान रखें कौन सा लेंगे? साइड कटिंग प्लायर, जिसे डायगोनल कटिंग प्लायर, विकर्णी प्लायर और निपर बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो देखेंगे राउंड नोज प्लायर से। अब राउंड जो नोज प्लायर होते हैं वो उनका जो साइज रहता है वो 100 mm से लेकर 150 mm तक रहते हैं, और जो इसका जो आगे का जो नोज रहता है वो कौन से प्रकार का रहता है? वह राउंड में रहता है। अब इसके बारे में देख लीजिए। गोल नाक प्लायर का इस्तेमाल तार के हुक व लूप बनाए जा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउंड नोज प्लायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कि वायर के हुक व लूप बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। और प्लायर्स का अनुरक्षण और हिफाजत, जैसे केयर और मेंटेनेंस जो प्लायर का होता है उसके बारे में देख लीजिए किस प्रकार से होना चाहिए। प्लायर्स को हथौड़ों के रूप में प्रयोग न ले, ये ध्यान रखें। प्लायर का हथौड़ों के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। लंबा साइज तांबा या एल्यूमिनियम के तार, किसी साइज की स्टील तारों को काटने के लिए प्लायर्स का प्रयोग न करें। जैसे कोई लंबी साइज के तार हैं, एल्यूमिनियम हैं बहुत बड़े, और बड़ी साइज की कोई स्टील तार है, तो उससे हम प्लायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लायर्स का उपयोग करते समय हस्त पकड़ में विद्युत रोधन को क्षतिग्रस्त नहीं होने देना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके जो जोड़ होते हैं उसमें स्नेहन डालना चाहिए, ऑयल डालना, जो मोबाइल ऑयल डालना चाहिए, इससे वह जाम नहीं होता। अब देखिए, अब इस राउंड नोज प्लायर से क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनता है। इंसुलेशन हटाने के लिए और संकीर्ण स्थानों पर किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? DMRC 2017 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंसुलेशन हटाने के लिए और जो संकीर्ण जो गहराई में स्थान पर किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? तो
इंसुलेशन हटाने और संकीर्ण स्थानों पर किस प्रकार के प्लायर का उपयोग करेंगे? तो राउंड नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, वह स्क्रू ड्राइवर। तो कौन सा होगा? राउंड नोज प्लायर। कौन सा होगा? राउंड नोज प्लायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से प्लायर का उपयोग हुक और वह लूप बनाने के लिए, तार के हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा होगा? वो होगा राउंड नोज प्लायर। ध्यान रखें कौन सा होगा? राउंड नोज प्लायर अभी हमने पढ़ा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शित औजार का नाम बताइए। अब जो ये एक क्या है औजार दिखाया गया है, जिसमें क्या है, यहाँ पर एक स्टॉप्स है। क्या क्या है इसमें? एक स्टॉप्स है, ब्लेड है, हैंडल है, बोल्ट है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक बोल्ट। तो अब देखिए कौन सा है ये? पार्श्व कर्तन प्लायर, संयुक्त प्लायर, मुड़ा स्नीप व सीधा स्नीप। तो ये एक प्रकार का क्या है? सीधा स्नीप प्रकार का ये प्लायर है। क्या है? सीधा स्नीप। इसका जो ये आगे का जो भाग है वो क्या है? बिल्कुल सीधा काटने के लिए, धात्विक चद्रों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए। अब एक देखिए नीचे क्वेश्चन दिखाया गया है, प्लांट असिस्टेंट 2018 में आया था। नीचे उपकरण दिखाया गया है, वो कौन सा है ये बताना है। इसमें ये उपकरण दिखाया गया है, तो ऑप्शन देखिए, तार विलगक, रेजर छुरा, नोज प्लायर्स, आरी। तो जो ये दिखाया गया है ये एक प्रकार का विगलक है, तार विगलक यानी वायर कटर, इसे बोलते हैं वायर कटर बोला जाता है। अब एक टॉपिक आता है नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर क्या आता है? नियॉन टेस्टर। इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या कहता है। इसकी संचालन वोल्टेज रेंज कितनी रहती है? 100 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक। इसके जो संचालन वोल्टेज जो रेंज होती है वो 100 से लेकर 250 वोल्ट तक विनिर्देशित होती है, लेकिन 500 वोल्ट के लिए निर्धारित होता है। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो संचालन वोल्टेज रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी? 100 से लेकर 250 वोल्ट तक ये क्या रहेगी? संचालन इसकी वोल्टता रहेगी। और इसकी जो निर्धारित वोल्टेज रहती है वो कितनी रहती है? 500 वोल्ट एसी। कौन सी सप्लाई रहेगी? एसी सप्लाई। 500 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए निर्धारित होता है। अब देखिए इसमें नियॉन गैस भरी रहती है। क्या भरी रहती है? नियॉन गैस भरी रहती है। एक कांच की ट्यूब रहती है, इसमें क्या रहती है? नियॉन गैस भरी रहती है, जिसके सिरे पर इलेक्ट्रोड होते हैं। उसके जो एक सिरे रहते हैं, ये कांच की ट्यूब रहती है, इसमें नियॉन गैस भरी रहती है और इसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। और उच्चतम वोल्टेज पर क्या करता है ये? 300 माइक्रो एम्पियर्स के बीच धारा क्या करता है? सीमित करने के लिए एक उच्च मान का प्रतिरोध इसमें लगा रहता है। इलेक्ट्रोड के साथ में कैसे जुड़ा रहता है? श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। क्या रहता है? देखिए ये रहे उच्चतम वोल्टेज पर, क्या है? उच्चतम वोल्टेज पर 300 माइक्रो एम्पियर के बीच धारा सीमित करने के लिए इसमें एक उच्च मान का प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। और एक सिरे पर एक सप्लाई या पेचकस जैसी नोक हो सकती है और बत्ती दीप्त यानी इसका जो एलईडी का जो इसमें इसका जो बल्ब रहता है, इसका जो बल्ब रहता है, जो इसका अंदर दीप्त बत्ती जो रहती है से सप्लाई की मौजूदगी सूचित करती है। जो इसकी जो बत्ती जुपती है वह सप्लाई की मौजूदगी को क्या करती है? सूचित करती है। और जब ऊर्जित सप्लाई को टिप पर स्पर्श किया जाता है और नियॉन टेस्टर के दूसरे सिरे पर पीतल संपर्क हाथ से छुआ रहता है। देखते होंगे इसमें एक पेन की तरह, एक इसको जैसे पेन टाकने के तरह इसमें एक हैंडल की तरह एक इसमें लगा रहता है। तो वह पीतल संपर्क हाथ से छूते ही वो क्या करता है? दूसरा एक इसमें अंगुली से टिप को लगाया जाता है और एक उसके पीतल को इससे को छुआ जाता है। तो देख रेख और अनुरक्षण देखिए इसका, केयर एंड मेंटेनेंस। विनिर्देशित रेंज के
बजाय उच्चतर वोल्टता के लिए नियॉन टेस्टर का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें, अति उच्चतर जो वोल्टता होती है उसकी सत्यता को जांचने के लिए नियॉन टेस्टर का उपयोग नहीं करना चाहिए। और परीक्षण करते समय देखें कि इकाई में परिपथ पूरा किया जाता है। परीक्षण करते समय देखें कि इकाई में से परिपथ पूरा किया जाता है। तो ऐसी हालात में एक हाथ से दीवार को छूकर इकाई को भू संपर्कन उपलब्ध कराया जा सकता है। तो परीक्षण करते समय देखें कि इकाई में से परिपथ पूरा किया जाता है। तो ऐसे हालात में एक हाथ से दीवार को छूकर और इकाई का भू संपर्कन उपलब्ध कराया जाता है। अब इसमें देखिए फेज टेस्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। फेज टेस्टर का उपयोग किया जाता है फेज चेक करने के लिए, वोल्टता चेक करने के लिए, न्यूट्रल चेक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो फेज टेस्टर का जो उपयोग किया जाएगा वो किसके लिए करेंगे? फेज चेक करने के लिए। किसकी? फेज चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेज टेस्टर का उपयोग वोल्टता से अधिक प्रदाय पर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दी कि 12 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट एसी, 36 वोल्ट डीसी, 500 वोल्ट एसी। तो कौन सा होगा? 500 वोल्ट एसी से अधिक पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज टेस्टर में लगा लैंप होता है। ये टेक्निकल हेल्पर और PGCIL 2018 में आया हुआ है कि फेज टेस्टर में लगा जो लैंप होता है वो होता है, ऑप्शन देखिए LED, नियॉन लैंप, सी है टंगस्टन फिलामेंट लैंप और डी है CFL। तो हमेशा ध्यान रखें फेज टेस्टर में जो लैंप प्रयोग में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? नियॉन लैंप। इसी लैंप के आधार पर इसका नाम रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिपथ के सात्यता के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? DMRC 2020 में आया हुआ है कि परिपथ के जो सात्यता के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन देखिए मेगर, नियॉन टेस्टर, विवो मापी व वोल्ट मापी। तो परिपथ के जो सात्यता के परीक्षण के लिए कि सत्यता में जांचने के लिए कि इसमें विद्युत फेज है या नहीं है, विद्युत सप्लाई है या नहीं है, विद्युत फेज है या नहीं है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कहेंगे नियॉन टेस्टर का। किसका करेंगे? नियॉन टेस्टर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियम परिपथ परीक्षक यानी नियॉन सर्किट टेस्टर का उपयोग सामान्यतः किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? DMRC 2020 में आया हुआ है। फेज, भू संपर्कन, उदासीन व खुला परिपथ। तो जो नियॉन सर्किट टेस्टर का उपयोग सामान्यतः कौन से परीक्षण के लिए करेंगे? फेज की जांच के लिए। किसके लिए? फेज की जांच के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नियॉन परिपथ परीक्षक इनमें से किसके लिए प्रयुक्त एक सस्ता एवं उपयोगी उपकरण है? DMRC 2020 में आया हुआ है कि नियॉन परिपथ परीक्षक इनमें से किसके लिए प्रयुक्त एक सस्ता एवं उपयोगी उपकरण है? भू संपर्कन प्रतिरोध को नापने के लिए, विद्युतीय परिपथ की सात्यता की जांचने के लिए, सी है लाइन धारा मापने के लिए, परिपथ के विद्युत होने व न होने की जांच करने के लिए। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा? परिपथ की विद्युतीय होने व न होने की जांच करने के लिए क्या किया जाता है? नियॉन टेस्टर का हम प्रयोग करते हैं। अब जो आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, एक नियॉन टेस्टर को इसके वोल्टेज द्वारा निर्देशित किया जाता है। DMRC 2020 में आया हुआ है कि एक नियॉन टेस्टर को इसके वोल्टेज द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो निर्धारित आपूर्ति से करेंगे या कार्यकारी से करेंगे, उपलब्ध आपूर्ति से करेंगे या अधिकतम से करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि एक नियॉन जो टेस्टर होता है उसका जो निर्देशित किया जाता है वह उसकी वर्किंग वोल्टेज कौन सा होगा? उसकी कार्यकारी जो वोल्टेज होगी, कौन सी वोल्टेज बताना है? कार्यकारी, उसकी वर्किंग वोल्टेज के द्वारा उसको निर्देशित किया जाता है। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये DMRC 2020 में आया हुआ है। और इसी प्रकार से इसके अभी और बाकी टूल्स हैं, उनके बारे में हम
एक एक वीडियो बना के अलग अलग से हम अध्ययन करेंगे, टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।